नमस्कार दोस्तों, आरएस के सिलेबस को किस प्रकार से समझना चाहिए, जो क्लास की हमने शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे जो पिछली क्लास थी जिसके अंदर मैंने जो आरएस का जो पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया था, और साथ ही जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसको आप किस प्रकार से जो है वो अपने सिलेबस से जोड़ के एनालिसिस कर सकते हो, ये भी मैंने बताया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो आरएस का जो मेंस का सिलेबस है पॉलिटी का, उसको किस प्रकार से आपको समझना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उसको इसके साथ जोड़ के किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज जिस प्रकार से हम समझ रहे उसी प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज जो है ना वो आपका सिलेबस किस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका मेंस का सिलेबस है पॉलिटी का, बिल्कुल एक एक पॉइंट में आपको क्या क्या चीज़ें है वो स्पष्ट तौर पर मैं समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। देखो शुरुआत करते हैं सिलेबस की। आरएस मेंस, आरएस मेंस पॉलिटी सिलेबस। पॉलिटी सिलेबस की बात करते हैं। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा। ये जो चारों पॉइंट है ना, उन चारों पॉइंट्स का क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है, और आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है वो चीज़ देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। अच्छा, थोड़ा स्पीड से जो है वो मैं लिख सकूँ इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। आप अगर जब क्लास चल रही हो उस समय आप ये कोशिश ज़रूर करना कि सिलेबस जो है वो आपके पास में हो, और अगर नहीं हो तो प्रिंट आउट निकाल लो या फिर वेबसाइट के ऊपर जाके आरपीएससी की साइट्स के ऊपर जाके सिलेबस डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल के अंदर जरूर रखिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जैसे आपका पॉलिटिक्स सिलेबस है या फिर जो हिस्ट्री का सिलेबस है, प्री का, मेंस का, ताकि आपको पता रहे कि उसमें एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक जो है वो लिखे हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान के अंदर है निर्माण, विशेषताएं, संशोधन, मूल ढांचा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये भारतीय संविधान का जो निर्माण है ना वो कैसा हुआ, संविधान सभा का गठन, ये वाला टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना। देखो संविधान सभा का गठन इसके अंदर पढ़ना, संविधान निर्माण का जो संविधान का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, सारी चीज़ें, कार्य संचालन यानी जो संविधान का गठन, ठीक है ना, और इनकी जो कार्यविधि है, कार्यविधि या फिर कार्य संचालन जो संविधान सभा का है ना, संचालन कह दो या फिर कार्यविधि, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी। फिर संविधान बन के जब पूरा संविधान बन चुका था, फिर भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, एकात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान है या फिर दोनों का मिश्रित रूप है, लिखित संविधान, निर्मित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। तो ये जितनी भी जो विशेषताएं हैं ना भारतीय संविधान की, ये आपको इसके अंदर पढ़नी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब ये तो हो गया, ये एक टॉपिक जो है ना तीनों भारतीय संविधान के गठन, संविधान से रिलेटेड एक परिचय कि भाई संविधान की क्या विशेषता है, कार्य संचालन जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव, जितनी भी जो समितियाँ थी, प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक समिति, संघ समिति, ठीक है ना, जो प्रांतीय समिति, जितनी भी जो समितियाँ थी ना उन समितियों के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। लेकिन इसी के अंदर आपके लिखा हुआ है संविधान में संशोधन और संविधान का मूल ढांचा। तो जो मूल ढांचा है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संसद जो आज की जो संसद है वो इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये मूल ढांचे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जब न्यायपालिका वाला टॉपिक आएगा ना सिलेबस में आगे, उस समय मैं आपको समझाऊंगा। और ये है एक है संशोधन की, भाई जो भारतीय संविधान है ना इसमें संशोधन कैसे हो सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि संशोधन किस किस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ प्रावधान जो है संविधान के ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल आसानी से संशोधन हो सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके अंदर संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के जो है आधे राज्यों का जो समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये वाला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, संशोधन वाला टॉपिक, ठीक है ना, भारतीय संविधान का। अगले टॉपिक पे चलते हैं, वैचारिक तत्व, वैचारिक सत्व, सॉरी, वैचारिक सत्व। अब इसमें देखो क्या क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी क्या उपयोगिता, पूरा डिटेल के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। देखो
जहाँ मैं बताऊँ ना कि ये टॉपिक ओनली मेंस में, उसका आपको ध्यान रखना। जहाँ मैं इसको स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये टॉपिक प्री में भी और मेंस में भी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो ये जो है ना, ये आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में, और मैं बार बार ये कहता हुआ चल रहा हूँ कि जो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस में, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उद्देशिका, उद्देशिका कह दो आप इसको, या फिर प्रस्तावना कह दो। प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है, प्रस्तावना के बारे के अंदर आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। इसी से भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है उसके बारे में पता चलता है कि वो समाजवादी है, वो लोकतांत्रिक है, वो गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इन शब्दों का क्या मीनिंग है, वो प्रस्तावना का इन शब्दों के मीनिंग के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। तो वो सारे मूल अधिकार आपको पढ़ने पूरा डिटेल के अंदर, भाग 3 पूरा आपको डिटेल के अंदर पढ़ना, क्योंकि प्री और मेंस में। फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, जिनको इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों को आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उनसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है किसी भी एक कि भाई भारतीय संविधान के 4 मूल कर्तव्य, 5 मूल कर्तव्य, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से मूल कर्तव्य पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप मूल कर्तव्य को ढंग से पढ़ना। अगला टॉपिक है संघात्मक ढांचा। इसको आपको अच्छे से समझना है कि संघात्मक ढांचे का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपके प्री में भी और मेंस में भी। अच्छा, प्री और मेंस का जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो जब प्री और मेंस के सिलेबस को दोनों को एक साथ मिलके साथ में देखोगे, तो आपको मेंस के सिलेबस में ये लगेगा कि वो डिटेल के अंदर उस चीज़ को डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो डिटेल में डिस्कस किया गया, इसका मतलब सिलेबस को थोड़ा विस्तार से दिया गया है। तो जब आप प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक है, उनको आपसे ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस वो डिटेल में पढ़ना है। डिस्कस क्या करना है, डिटेल के अंदर उस चीज़ को पढ़ना, क्यों? क्योंकि मेंस में आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये सिलेबस के बाद में अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक है संघात्मक ढांचा। देखो, संघात्मक ढांचे के अंदर आपके 3 चीजें दे रखी और पूरा विस्तार से बता रखा है कि भाई संघात्मक ढांचा क्या होता है। अब देखो, संघात्मक ढांचा के अंदर पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आपको पूरा विस्तार से पढ़ना। भाग 5 के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा है ना, उसमें पूरा डिटेल भाग 5 पूरा ही पढ़ना है एक तरह से। संघात्मक शासन प्रणाली हो गई, उसके बाद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। भाग 5 में ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका संघात्मक ढांचा है ना, इसमें भारतीय संविधान का जो भाग 5 है ना, वो पूरा पढ़ना है। केवल सुप्रीम कोर्ट वाला चीज़ इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो नीचे वाले चीज़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। नीचे जो संघात्मक ढांचा सेकंड है ना, उसी में तो इसका मतलब ये है कि आपको भाग 5 जो भारतीय संविधान का है ना, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है और पूरा विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या क्या है, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यताएं क्या होती है, जो पूरी डिटेल के अंदर। फिर संसद के अंदर आ जाए, संसद के अंदर जो कार्य संचालन कैसा होता है, समितियाँ कैसे होती है, अध्यक्ष की क्या योग्यताएं है, उपाध्यक्ष की क्या होता है, लोकसभा स्पीकर के लिए क्या क्या सेवा शर्तें हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो भाग 5 के अंदर पूरा डिटेल के अंदर दे रखा है। वो पूरा आपको डिटेल के अंदर इसके अंदर आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये संघात्मक ढांचा सेम सेकंड संघात्मक ढांचा जो द्वितीय जो आपके सिलेबस में। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके सिलेबस में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है उसका क्या मीनिंग है और उस मीनिंग का क्या अर्थ निकल रहा है और आपको क्या पढ़ना है, वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो सेकंड है, इसके अंदर है संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक प्रावलोकन और न्यायिक सक्रियता। इसके अंदर सबसे पहले बात करता हूँ संघवाद की। ये जो पार्ट सेकंड है ना संघात्मक ढांचे का, इसके अंदर सबसे पहले है संघवाद।
देखो ये जो संघवाद है ना, इस संघवाद में आपको भारतीय संविधान का एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि जो भाग 11 और 12 वाला टॉपिक है ना, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है ना, उसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि केंद्र जो सरकार है वो निर्देश जारी करती है, तो वो किस अनुच्छेदों के तहत या कौन से प्रावधानों के तहत जारी करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है। और भारतीय संविधान का भाग 11 तो पूरा डिटेल के अंदर, और भाग 12 के अंदर जो आर्थिक संबंध है ना, केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंध से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, उनको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना और उनको एक विश्लेषणात्मक रूप के अंदर पढ़ना है आपको, क्योंकि मेंस के लिए है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके संघात्मक ढांचा, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया, विधायिका से रिलेटेड जो विधायिका, ठीक है ना, प्रशासनिक हो गया, इसके अलावा जो आर्थिक संबंध है, अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर तो पूरा, और 12 का जो आर्थिक संबंध है ना केंद्र राज्यों के बीच में, वो आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। अगला जो आपका टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, ये चीज़ है, केंद्र राज्य संबंध और संघवाद एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जिससे दो राज्यों के बीच में या केंद्र के बीच में विवाद होता है, केंद्र निर्देश जारी करता है, उन निर्देशों का पालन जो है वो राज्य सरकार को करना होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है, और वो आपको कहाँ मिलेंगे, भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 के अंदर। उसके बाद में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है ना इसी के अंदर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सॉरी उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है, ठीक है ना। वो उच्च न्यायालय के बारे में पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है कि जजों के बारे में, उनके मूल क्षेत्राधिकार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियाँ है, जो जज है उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना, उनकी योग्यताएं क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल के अंदर। इसके साथ साथ न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक पुनरावलोकन और भारतीय संविधान का मूल ढांचा, ये भी आपको इस सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय ही पढ़ना। जो मैंने बोला था ना कि सुप्रीम कोर्ट आएगा तब मैं डिटेल के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना, न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है उसके बारे में। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना आप टॉपिक के अंदर अपने बुक के अंदर, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ दी हुई है, तो उनको भी आपको पढ़ना, और मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको पढ़ना है। उसी के बाद में है उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, ये उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय हो गया, अब है उच्च न्यायालय। होता क्या है कि बार बार हम इंग्लिश में जब वर्ड बोलते हैं ना, तो हिंदी में जब पढ़ते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार बार इसमें बोलने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हमेशा क्या है कि व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि इंग्लिश में ही उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, या फिर आप उसको कह दो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पूरा न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक पुनरावलोकनवाद और मूल ढांचा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की। हाई कोर्ट्स, ये भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, सदस्यों की कैसे नियुक्ति होती है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी कैसे नियुक्ति होती है, उनकी क्या क्या शक्ति है, हाई कोर्ट्स के क्या क्या मूल अधिकार है, ठीक है ना। मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की क्या क्या शक्तियाँ है, किन के पास मूल अधिकार, जो क्षेत्राधिकार अधिक है, किन के पास कम है, तो वो चीज़ आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़नी है, ठीक है ना। भाग 6 के अंदर जो उच्च न्यायालय वाला पार्ट, कोर्ट आर्टिकल्स है ना, उच्च न्यायालय से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये हो चुका आपका संघात्मक ढांचे का पार्ट 2। अब बात करते हैं संघात्मक ढांचे के पार्ट 3 की। अब इस पार्ट 3 में बेसिकली क्या है कि विभिन्न जो संवैधानिक या वैधानिक जो संस्थान है ना उनके बारे के अंदर दिया हुआ है। पार्ट 3 के अंदर संघात्मक ढांचा पार्ट 3 ही है। इसके अंदर देखो जो समझाने वाला देखें, जैसे निर्वाचन आयोग, भारतीय संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है ना। कौन से अंदर, भाग 15 के अंदर तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, उनके जो है वो कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, तो सारे प्रावधान जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद नियंत्रक एवं मान्यता परीक्षक के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें देखो समझाने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि ये सीधा एक संगठन है और उनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में पढ़ना, कितने सदस्य है, अध्यक्ष कौन होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों की क्या क्या योग्यता है, वो चीज़ें।
फिर देखो नीति आयोग, ये नीति आयोग आपके प्रीलिम्स में नहीं है लेकिन मेंस में है। अब नीति आयोग 2015 के अंदर नीति आयोग का गठन किया गया था। ये जो है वो वैधानिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है, किस प्रकार का संगठन है, कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होता है, कौन प्रधान सदस्य होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है ना। नीति आयोग के बाद में अगला टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इस आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग। तो ये जो संघात्मक ढांचे थर्ड है ना, उसमें बेसिकली जितने भी जो संगठन है ना, उन संगठन के बारे में जो एग्जैक्ट जो संगठन दिया हुआ है, उन संगठन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगला जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है राजनीतिक गत्यात्मकता है। राजनीतिक गत्यात्मकता का मतलब क्या होता है कि ये एक करंट से रिलेटेड भी टॉपिक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको मैं ध्यान देते हैं। देखो राजनीतिक गत्यात्मकता है, ये। अब इसमें मैं लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका, ये पूरा एक टॉपिक है। जब आप 11th-12th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना कि राजनीति के अंदर जाति, धर्म, भाषा, लिंग, उनकी क्या भूमिका, आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पूरी डिटेल के अंदर पढ़नी है कि भाई राजनीति के अंदर धर्म का बहुत बार होता है कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो है वो जनता वोट बैंक के लिए जो है वो धर्म का उपयोग कर सकती है। बहुत बार क्या है कि जो कैंडिडेट होता है वो जिसमें बोलते हैं ना कि भाई जातीय समीकरण के आधार के ऊपर जो है वो कैंडिडेट को जो है वो टिकट दिए जाते हैं, ठीक है ना। वो ये चीज़ें भारतीय राजनीति के अंदर है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है, उन सब चीज़ों का मतदान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें डिटेल के अंदर आपको पढ़नी है। फिर आपके है राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की क्या योग्यताएं है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग उनको मान्यता देता है, लेकिन वो उनके पहले जो है वो मान्यताएं या फिर जो योग्यताएं हैं वो उन योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक होता है, वो चीज़ें। मतदान व्यवहार का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का। तो ये सारे टॉपिक क्या है, एक इंटरलिंक है। अगला टॉपिक है नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक समाज के अंदर क्या है कि नागरिक समाज के अंदर जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ना, एनजीओस होते हैं, उनका राजनीति के अंदर क्या प्रभाव होता है और राजनीतिक आंदोलन के निर्माण में उनका क्या भूमिका होती है। जैसे अन्ना आंदोलन है, वो एक राजनीतिक गैर नागरिक समाज के द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा जो किए जाने वाले आंदोलन और व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उनके किए जाने वाले जो प्रयास होते हैं ना, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, वो एक नागरिक समाज की मांग और आंदोलन को का परिणाम है, और तभी सरकार ने उसको जो है वो जारी किया, जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम, वो। तो नागरिक समाज की क्या भूमिका है राज्य व्यवस्था के अंदर, वो चीज़ें आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है। फिर है राष्ट्र की अखंडता सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। बहुत बार क्या होता है कि ये जो नागरिक समाज से रिलेटेड जो संगठन होते हैं ना, वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अंदर क्या इनका खतरा है। बहुत बार जो संगठन होते हैं ना, वो अपने जो मूल उद्देश्य से की बजाय, बहुत सारा संगठन का वास्तव में फेयर और जो है वो समाज के लाभ के लिए होता है, लेकिन बहुत बार क्या है कि उनके जो दूसरे उद्देश्य के लिए भी वो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कैसे खतरा है, ठीक है ना, वो चीज़ें। फिर राजनीतिक सामाजिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र, ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन टॉपिक को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप राजनीति के अंदर जाति, धर्म और उसके बारे में पढ़ोगे, फिर राजनीति के अंदर मतदान व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक दल जो मतदान व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, वो चीज़ हो गई। फिर नागरिक समाज और उनका जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या आंदोलन जो होते हैं ना, उनकी क्या भूमिका, उनके जो क्या क्या परिणाम निकले, समाज के ऊपर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी इनका जो प्रभाव क्या पड़ा, वो सारी चीज़ें आपको जोड़कर एक साथ पढ़नी है। अगला है आपका राजस्थान की राजनीति। देखो राजस्थान, इसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो वाले टॉपिक इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रीलिम्स के अंदर वो टॉपिक दिए हुए, लेकिन मेंस के अंदर नहीं दिए हुए। उनको क्या किया, मेंस के अंदर क्या किया कि उनको जो है वो जो लोक प्रशासन है ना, उससे जोड़ने का प्रयास किया। लोग ये जिला प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसको लोक प्रशासन से मेंस में जोड़ने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या क्या, देखो एक तो दलीय प्रणाली, सबसे पहली बात है दलीय प्रणाली। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जो दलीय प्रणाली है वो कैसी है,
ठीक है ना, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है राजस्थान की राजनीतिक ये जनांकीकी, दलीय प्रणाली कि राजस्थान के अंदर जो दल है ना वो कौन कौन से दल है, राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के कौन कौन से दल है, उनकी क्या स्थिति, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा है राजनीतिक जनांकीकी। देखो राजनीतिक जनांकीकी का मतलब क्या होता है, राजनीतिक जनांकीकी का क्या मतलब होता है ये आप अच्छे से समझो। राजनीतिक जनांकीकी का मतलब होता है कि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है, SC/ST कम्युनिटी का क्या प्रतिनिधित्व है, पुरुषों का कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी भागीदारी है, संसद के अंदर राजस्थान की कितनी भागीदारी है, ये सारी चीज़ें। और अब तक आज़ादी के बाद तक जो जनांकीकी के अंदर किस किस प्रकार का जो प्रभाव था वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि 1970 में 1950 का जो चुनाव हुआ उस समय महिलाओं का क्या भूमिका थी, महिलाओं का जो है वो कितना प्रतिशत योगदान था। तो वो जनांकीकी के जो आंकड़े हैं तो उनको थोड़ा एनालिटिक फॉर्म के अंदर आपको पढ़ना है, विश्लेषणात्मक रूप के अंदर उसको पढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार ये पूछ सकता है कि वर्तमान के अंदर जो है वो भारतीय संसद के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा जो दोनों है उसके अंदर राजस्थान की महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान है और क्या भूमिका है। तो आपको लिखना है कि भाई वर्तमान में जो सांसद है वो राजस्थान के अंदर, लोकसभा के अंदर कितनी है 25 सीटें, राज्यसभा के अंदर 10 सीटें, तो कितनी महिलाएं हैं और अगर वो महिलाएं हैं तो वो किस कम्युनिटी से ज़्यादा है। ये चीज़ें तो है, थोड़ा उसका विश्लेषणात्मक रूप के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, ठीक है ना। अब राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कितने चरण हैं, जैसे स्थानीय स्तर के ऊपर हो गया, जैसे ग्राम सभा पंचायत के ऊपर, फिर जो है वो नगर के स्तर के ऊपर हो गया, फिर MP MLA। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कितने क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। पंचायती राज या नगरीय शासन, तो पंचायती राज जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो ग्राम स्तर के ऊपर पंचायत और नगरीय स्तर के ऊपर जो है वो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, वो सारे प्रावधान आपको पढ़ने हैं। उनका चुनाव कैसा होता है, चुनाव का कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो होता है आरक्षण कितना है, कितने सदस्य होते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, वो सारी योग्यताएं क्या क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें इसको डिटेल के अंदर आपको पढ़नी है। तो ये आपके पॉलिटी का जो है वो RS के मेंस का जो पॉलिटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर मैंने कोशिश करी कि एक एक टॉपिक को आपको समझाने ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली आपको उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट या कन्फ्यूजन्स होना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के इस चीज़ को पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।